myself Dr. Pintu Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। आज मैं आप लोगों को ओशियन करेंट्स के ऊपर अपना लेक्चर देने जा रहा हूं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि हम लोग भारत और बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका क्लाइमेट्स के बारे में जानना, कैसे विंड का, मौसम का चेंजेस हो रहा है, तो जितने भी स्थानीय लेवल से लेकर लोकल लेवल, कंट्री लेवल या रीजनल लेवल पर जो भी एक प्रभाव है, उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 2 चैप्टर्स को हम पहले ब्रीफ वे में देखें। एक तो प्लैनेटरी विंड, जिसको परमानेंट विंड भी कहते हैं, और दूसरा ओशियन करंट। इसका प्रभाव बहुत व्यापक लेवल पर, ग्लोबल स्तर पर है। इसके अंतर्गत ही हम बहुत से आगे चीजों को समझ सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैंने ओशियन करेंट्स को रखा है। पहले एक चीज आपको क्लियर करता हूं कि करेंट्स, ड्रिफ्ट एंड स्ट्रीम्स, ये 3 वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। बीइंग ए कॉन्सेप्ट, इट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द करेंट, ड्रिफ्ट एंड स्ट्रीम में क्या अंतर होता है। ड्रिफ्ट उसको कहते हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट, ये ड्रिफ्ट है, ऊपर का ड्रिफ्ट है, ये आपका ड्रिफ्ट हो गया। कहीं पर करेंट्स नाम आता है, कहीं पर आपका स्ट्रीम्स नाम आएगा, गल्फ स्ट्रीम्स। क्या अंतर होता है? जनरली ये लोग, बहुत लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ ओशियन करेंट समझ जाते हैं कि धारा। ड्रिफ्ट उसको कहते हैं जब कोई प्लैनेटरी विंड्स के प्रभाव में कोई धारा फ्लो होता है, तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ग्लोबल एंड परमानेंट विंड, जिसको हम लोग विंड सर्कुलेशंस में कहते हैं। स्ट्रीम्स क्या होता है और करेंट्स क्या होता है? स्ट्रीम्स, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, जब कोई समुद्री जलधारा फ्लो करता है तो बहुत से ऊंचा नीचा को भी देखता है, क्योंकि वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इक्वल नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा है, तो ग्रेविटी इन्वॉल्व होगा। तो जब किसी स्ट्रीम्स में ग्रेविटी इन्वॉल्व होता है तो उसको स्ट्रीम्स कहा जाता है। करेंट्स, इट इज ए ह्यूज लैंडमास, ह्यूज वाटर बॉडी, जो बहुत हाई वेलोसिटी में, जब पूरा डीप वेलोसिटी के साथ, ह्यूज वेलोसिटी के साथ जब कोई वाटर फ्लो होता है, तो उसको करंट कहते हैं। क्लियर? ओशियन करंट्स, ड्रिफ्ट एंड स्ट्रीम्स में क्या अंतर है? अब ये चीज समझ गए, तो अब हम चलते हैं इस पूरे टॉपिक को डिफाइन करने के पहले हम ये जानते हैं कि करंट्स को प्रभावित कैसे होता है। ये पूरे जो ग्लोबल लेवल पर करंट्स मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं पर ठंडा, कहीं पर गर्म, ये चीजें प्रभावित कैसे होता है, इसका मैंने कॉजेस दिया है। प्लैनेटरी विंड्स, विंड एक बहुत ही बड़े लेवल पर ग्लोबल सर्कुलेशन होता है ना, जिसमें ट्रेड विंड्स कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड कहते हैं, व्यापारिक पक्षवा कहते हैं, विश्वतरेखीय के आसपास करने वाला है ना, वेस्टर्लीज होता है। तो जितना भी ये विंड्स है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, तो वो फ्लो को, कैरेंट्स की डायरेक्शंस को फ्लो करता है। कोई डायरेक्शन यू ही नहीं मूवमेंट कर रहा है कि हर कोई ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड आ रहा है, कोई नॉर्दर्न साइड जा रहा है, कोई साउदर्न साइड जा रहा है। इसके पीछे रीजन है, इस कैरेंट्स को फ्लो होने के पीछे। वो फ्लो होने के पीछे कारण कौन कौन से है? तो पहला मैंने प्लैनेटरी विंड कहा, जिसको परमानेंट विंड भी कहते हैं, हिंदी में इसको अस्थाई पवन या ग्रहाणु पवन, है ना। दूसरा, वेरिएशन इन सैलिनिटी, समुद्र में कभी भी किसी चीज की लवणता, डेंसिटी को कम होगा या ज्यादा होगा। सबसे डेड सी जिसको कहा जाता है ना, डेड सी, मृत सागर जिसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां सैलिनिटी हाई है। जहां बहुत सैलिनिटी हाई होगा, वहां कोई भी चीज, बॉडी जल्दी डूबता नहीं, फ्लोट करता है। ओशियंस की सबसे ज्यादा विशेषता है कि यहां इसमें सैलिनिटी बहुत पाया जाता है, और एवरेज ऑन जो है 30 से 35% जो है वो सैलिनिटी की मात्रा होती है। तो वेरिएशन इन सैलिनिटी जहां होगा, वो डेंसिटी को प्रभावित करेगा। हाई सैलिनिटी, तो वहां से डेंसिटी प्रभावित होगा। तो जो वेरिएशन होता है सैलिनिटी के कारण, उसके कारण ओशियन विंड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। तीसरा है वेरिएशन इन द सरफेस सी टेम्परेचर। जो सरफेस का सी टेम्परेचर कहीं पर हाई है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर ठंडा है, तो ये तो इन्फ्लुएंस हो रहा है कि वहां पर किस तरह का भौगोलिक परिघटनाएं हैं। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत से ओशियन करंट जो है अंटार्कटिका से इक्वेटर की ओर आ रहा है, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जा रहा है, तो इसका वजह क्यों कि टेम्परेचर जहां वेरिएशन है, वहां प्रेशर विल्ड क्रिएट होगा,
हाई प्रेशर बेल्ट होगा, लो प्रेशर बेल्ट होगा, और हवाएं गर्म होकर मूवमेंट करेगी। तो जहां टेम्परेचर गर्म होगा वो मूवमेंट करेगी, मूवमेंट करके ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी ठंडे प्रदेशों में। तो ये जो एक प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं विंड और ओशियन करंट की डायरेक्शंस को प्रभावित करता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जो घूम रही है ना, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। रिवोल्यूशन जो अराउंड जो घूम रहे, और रोटेशन जो अपने अक्ष पर घूम रहे। तो पृथ्वी जो मूवमेंट कर रही है, इस रोटेशन से भी एक ऊर्जा मिल रहा है, एक गति मिल रहा है, उसके कारण भी ये जो ओशियन करंट प्रभावित होता है। कॉन्फिगरेशन ऑफ कोस्ट लाइन्स, आप जितने भी तटीय प्रदेश देख रहे हैं, तटीय क्षेत्र देख रहे हैं ना, जिसका आकार है, स्वरूप है, ये प्रभावित करता है उसके डायरेक्शंस को। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉन्फिगरेशन ऑफ कोस्ट लाइन है, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जितने भी स्थल का जो छिछला भाग है, उसके कारण भी ओशियन करंट प्रभावित होता है। तो अब पूरा ओवरऑल जो इस टॉपिक में जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा जो कॉन्फ्रेंस, ये 5 कॉजेज है, जिसका इंपॉर्टेंट कॉजेज है, जिसके कारण ये पूरा ओशियन करंट, जो आज का लेक्चर्स को मैंने जो पिक्चर्स ड्रॉ किया है, इस पिक्चर्स के थ्रू जो वर्ल्ड का मैप को अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ करके जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, इसके पीछे यही रीजन है कि आप पहले इसके कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस को समझ लें कि ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम में क्या अंतर है, उसके बाद इसके कारण क्या है, क्यों ये मूवमेंट हो रहा है ओशियन करंट, और उसके बारे में ये 5 मेजर कॉजेज को बताया। अब पूरे हम कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं, यूरोप है, एशिया है, आपका इंडिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये मेजर कॉन्टिनेंट। बाकी उसके बाद बहुत से ऐसे कंट्री है, ये आपका इंडोनेशिया, जावा का क्षेत्र है, या न्यू पपुआ गिनी है, उसके बाद ये सब क्षेत्र है, ये मेडागास्कर है, और इस प्रकार से ये पूरा ओवरऑल यहां पर जापान है, जापान है, ये आपका ग्रीनलैंड है। इन सभी के बीच में जो अब हम शुरुआत से हम करंट्स का चर्चा कर रहे हैं। करंट्स का हमेशा 2 फ्लो है, आपको ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिका है, नॉर्थ में आर्कटिक। ये 2 ध्रुवों का केंद्र होता है जहां पर अत्यधिक ठंडा होता है। बीच का इक्वेटर है जहां अत्यधिक टेम्परेचर कंपैरेटिवली होता है। 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर कहा जाता है ना। तो इससे ध्रुव विषुवत रेखा से जो करंट्स उधर की ओर जाएगी वो नॉर्मली हॉट करंट होगी, जनरली एक समझिए, और जो आर्कटिक से ध्रुवों से अगर इधर की ओर आएगी तो जनरली ठंडा करंट होगा। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ अब मैं बताना चाह रहा हूं आर्कटिक से, अब देखिए अंटार्कटिका से ये जो धारा चल रही है, पहले आपका यहां मुड़ी, इसको कहते हैं पेरू एंड हम्बोल्ट जलधारा। ये आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है और पेरू कंट्री है, इसके नाम से इसका पेरू करंट कहा जाता है। परंतु हम्बोल्ट बहुत बड़े ज्योग्राफर्स थे, दुनिया के पहले ऐसे, उसी ने इस करंट को पता किया। इस करंट का बहुत बड़ा योगदान है भारत की टेम्परेचर और क्लाइमेट को प्रभावित करने में। ला नीनो और अल नीनो का जो प्रभाव है, ये बहुत बड़ा ऐसे प्रभाव करता है जिसका प्रभाव इंडियन ओशियंस पर व्यापक तरीके पर पड़ता है और भारत की मानसून को प्रभावित करता है। इसलिए ये कोल्ड धारा आपका पेरू का है और फिर ये आगे वहां से आपका ये गया। इसका दूसरा धारा फॉकलैंड की तरफ से जाता है, इसको फॉकलैंड कहते हैं, ये ठंडा धारा है, और वहीं से ये ब्राजील कंट्री है अफ्रीका का, जो सदर्न इक्वेटोरियल इसको करंट कहते हैं, और इक्वेटर के ऊपर जो है इसको नॉर्दर्न इक्वेटोरियल है ना। उत्तर विषुवत रेखीय समुद्री जलधाराएं और दक्षिण विषुवत रेखीय समुद्री जलधारा। एक इक्वेटर के सानिध्य में भी एक छोटा सा में डायरेक्शन है जो आपका अब देख रहे वेस्ट ईस्ट की ओर जा रहा है, इसको इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स कहते हैं। ओके, तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स में बहुत बड़ा योगदान होता है आपको समझने का। तो ये आप देख रहे हैं, ये करंट जो है फॉकलैंड करंट है। इसके बाद जब ये जाता है तो आपको यहां से जो काउंटर इक्वेटोरियल, ये आपका सदर्न इक्वेटोरियल करंट है, ये आपको यहां पर ब्राजील से होकर के तट पर जाता है। इसका दूसरा, ठीक है, इसका दूसरा है ये करंट आपको यहां से बेंगोला करंट की ओर से जाता है। ठीक है, ये बेंगोला करंट आप देख रहे हैं कि ये ठंडी जलधारा है और जो इसके बाद अफ्रीका के पास से यहां से आपका मुड़ जाता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में जो सदर्न पोर्शंस को ये देख रहे हैं, अब यही करंट आपको यहां से जो आ रही हॉट करंट, मान लीजिए यहां ये ग्रीनलैंड का पोर्शन है, ये ठंडा पोर्शन है, और ये आपके इक्वेटर के तरफ से आपकी करंट जा रही है, ये गल्फ। तो ये जो इक्वेटोरियल, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल आपका करंट है, ये यहां जाती है और ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ
जिसको यहां पर क्या कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, है ना। तो ये गल्फ स्ट्रीम की धारा हो गया। अब स्ट्रीम आप समझ रहे होंगे कि स्ट्रीम का क्यों हो गया, ड्रिफ्ट क्यों हो गया, और करेंट, क्योंकि यहां पर बहुत अप एंड डाउन है तो धाराएं प्रभावित होती है। ये जाने के बाद गर्म जलधाराएं आपका यहां से जो लैब्राडोर आ रहा है, लैब्राडोर से मिलती है और बहुत बड़ा फॉग का निर्माण करती है। इसलिए दुनिया को यहां पर कौन सा, ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है, और सबसे अत्यधिक मछली के उत्पादन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ये पूरा छिछला भाग है। क्यों इसको यहां पर मछली का उत्पादन, जब दो ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है तो फॉग का निर्माण होता है। इस फॉग के निर्माण होने के कारण यहां पर एक खास तरह के जो वनस्पति है, समुद्री वनस्पति, जिसको प्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन की उत्पत्ति और यहां पर ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जिसको मछलियां खा करके बहुत ग्रोथ करती है। यही वजह है कि यह दुनिया को ग्रैंड बैंक के नाम से ये एरिया जाना जाता है पूरा, बिकॉज ऑफ दिस करंट। तो कितना इसका सिग्निफिकेंस है, इधर से जो आपका आ रही है कानारी करंट के नाम से जाना जाता है, बाद में ये मिल करके गुआना करंट में, ये गर्म करंट में यहां से बन जाती है। इस बीच में बहुत बड़े लेवल पर जो समुद्र का बहुत शांत प्रक्षेत्र कहते हैं, जो बहुत ही इनएक्टिव और शांत तरह का है, उसको सार्गेसो सी कहते हैं, जिसको हरे रंग से कई कई बीच बीच में जो पूरा मूवमेंट हो रहा है समुद्र के बीच का पार्ट नहीं, उसको सार्गेसो सी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सार्गेसो सी होता क्या है। तो इस प्रकार से आप अमेरिका के संदर्भ में भी देख लीजिए कि नदन अमेरिका का जो पार्ट है और कैसे इसका जियो सिग्निफिकेंस होता है। अब हम आते हैं, ये करंट आगे बढ़ते हुए तो यहां तक गया, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट के रूप में, फिर ये आगे सदर्न इक्वेटोरियल करंट से, है ना, मिलकर, और ये इसका नदर्न इक्वेटोरियल करंट, ये दो भागों में। सदर्न इक्वेटोरियल करंट जो है ये यहां से आते हुए अफ्रीका की ये कंट्री है, जिसको इसके कैमोरिन कहते हैं, ये जो अंतरिक्ष है, और केप कमोरिन है ये, और इसके पास ये मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर के और अफ्रीका के बीच से एक धारा आती है, उसको मोजाम्बिक करंट कहते हैं, और एक मेडागास्कर के उधर से ही निकल जाती है, जिसको एगुलस करंट कहते हैं। ये आपका, और ये आपका इस तरीके से ये बनकर ये मूवमेंट होता है। तो सदर्न पोर्शन चूंकि बड़े एक ये है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो करंट का होता है वो आपको मैं बता रहा हूं, ये इंडियन ओशंस का नदर्न जो इक्वेटोरियल करंट है। नदर्न इक्वेटोरियल दो भागों में बढ़ती है, और यहां से जाने के बाद ये इधर आती है, और ये पूरा जो है ये आपका डेजर्ट का एरिया पार्ट है ना, सहारा डेजर्ट, इधर आपका अरबियन डेजर्ट वगैरह हो गया, और ये सब पार्ट हो गया। ये आपका रेड सी है, रेड सी जिसको संसार का सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्ग कहा जाता है ना, स्वेज, आपका स्वेज कैनाल, और ये दोनों को जोड़ता है, इसको पैनावा कैनाल कहते हैं। तो यहां से जो ये धारा जाती है, चूंकि अरेबियन पार्ट है, और इस करंट को ही साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसके कारण भारत में प्रभाव होता है। ये बंगाल की खाड़ी अपना ये निकला, ये बहुत सा छिछला भाग है, और इस प्रकार से इसको करने के बाद चूंकि ह्यूज लैंड मास है, ये बड़े लेवल पर यहां पर टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट और ठंडा गर्म के कारण भारत की इंडियन ओशन, और ये इंडियन कॉन्टिनेंट इसको इसलिए कहते हैं, इसलिए जाना जाता है। इंडियन कॉन्टिनेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया, इसकी 46 कंट्री है नाइबरिंग, ये जितना यहां से ये कंट्री है पूरा, इसमें 46 से 48 देश जो ऐसे हैं, जितना भी लिटरल कोस्टल कंट्री जो पूरे भारत के महाद्वीप से जुड़ा हो, इसलिए इसको इंडियन कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडियन कॉन्टिनेंट और इंडिया कंट्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसको हिंद महासागरीय प्रदेश को कहा जाता है। अब इधर से आ गई है, ये आपका पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है, जावा, सुमात्रा, और ये भी छिछले हैं, थोड़ा मछली के उत्पादन के लिए तो है ही, लेकिन यहां पर ज्यादा गर्म जलधाराएं, इसलिए उस तरह का फेवरेबल बहुत कंडीशन नहीं मिलता। अब यहां से ये जलधाराएं जाती हैं, और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका, ये कोस्टलाइन को ये जाते हुए आपको निकल जाता है, जिसको क्यूराइल जलधारा, ये क्यूरिन है ना, ये जलधाराएं यहां मिलती है, और यहां से आपको दो जलधाराएं जो है, एक ओयुशिवो और क्यूराइल, ये दोनों ठंडी जलधाराएं यहां पर मिलती है। इसलिए यहां ये जो है, ये आपका पोर्शन, इसके संदर्भ में देखिए तो ये दोनों मिलता है, और इस प्रकार से यहां पर भी आपको फॉग वगैरह का निर्माण होता है। और इस प्रकार फिर आप देखिए जो ये जलधाराएं हैं जो इधर जा रही है, पेरू इक्वेटर से होकर ये यहां से आती है, और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में जाती है।
टोटल डिस्कशन से स्पष्ट पता चलता है कि भारत ही नहीं दुनिया की जलवायु को परिवर्तन करने के लिए पूरे इस वर्ल्ड मैप में किस तरीके से कहां कहां क्या प्रभावित होता है। इतना इस कॉन्सेप्ट से समझने के बाद पूरे होल डिस्कशन से आपके दिमाग में यह स्पष्ट पता चलता है कि जो वेदर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, इट इज नॉट ओनली द लोकल फिनोमेना। अगर इससे हम लोग आज ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं, तो इट इज ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव विच वी कैन इंटरलिंक विद द इंडियन ओशंस। जब हम नेक्स्ट क्लास में कभी बताएंगे कि इंडियन क्लाइमेट का, यू मस्ट हैव टू फोकस दिस चैप्टर ऑल्सो। तो ये हमको अपना देखना है, और इसके अंतर्गत मैंने जो दो कलर का प्रयोग किया, ये कलर लेड कलर वार्म करेंट को इंडिकेट कर रहा है, मैं लिख भी दे रहा हूं, दो कलर्स का चौक से मैं लिख दे रहा हूं। रेड जो है ये कलर वार्म करंट को इंडिकेट कर रहा है, और आपका ब्लू जो कलर है ये कोल्ड करंट को। कई जगह किताबों में आप देखेंगे, कई जगह आप किताबों में देखेंगे ना, तो आपको लगेगा पर ये जो बड़े लेवल पर जो विंड का डायरेक्शन हो रहा है, इसमें प्लैनेटरी विंड का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। परंतु कुछ कुछ जो छोटे छोटे चीजों में देख रहे हैं, इसको लोकल विंड्स भी कहते हैं। फॉन है, चिनूक है ना, सहारा का डेजर्ट है, तो वो सब का भी स्थानीय स्तर पर प्रभाव होता है। जैसे आपका भूमध्य सागर, अभी क्या होता है हमारे यहां प्रभाव उसका मेडिटेरियन सी के कारण, जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, तो स्थानीय स्तर पर भी बहुत से ऐसे प्रभाव होते हैं। आज का मैं लेक्चर यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। किसी को कोई क्वेरीज है, मतलब सब बेकार हो जाए।